बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे आईपी रूटिंग पार्ट 6। लेक्चर नंबर 44 है हमारे पास। सबसे पहले है मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स। तो मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली इस लेक्चर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव के लिए, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। तो इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपने क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। हम यही समझेंगे कि जब दो एप्लीकेशंस आपस में बात करती हैं तो उनमें से एक क्लाइंट और दूसरी सर्वर ही क्यों होती है। ठीक है, एक को हम सर्वर और दूसरे को क्लाइंट क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स। तो हमारे पास काफ़ी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम DVMRP भी कहते हैं। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसकी शॉर्ट फॉर्म को भी आपने याद रखना है। ठीक है, फॉर द MCQ ये कभी कभार आपसे पूछ ली जाती है। तो ये प्रोटोकॉल यूनिक्स के एक प्रोग्राम को माउंट करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या करता है, एंड द इंटरनेट मल्टीकास्ट बैकबोन। अच्छा जी, तो ये क्या करता है कि हमारी जो इंटरनेट की मल्टीकास्ट बोन होती है उसके थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। DVMRP हमारी जो लोकल लेवल होता है, लोकल लेवल के ऊपर मल्टीकास्टिंग को परफॉर्म करता है और इंटरनेट के ऊपर एक साइट से दूसरी साइट तक मल्टीकास्ट प्रोग्राम के लिए IP इनकैप्सुलेशन को फ्राहम करता है। सिंपल सी अगर हम इसकी चीज़ देखें कि डिस्टेंस वेक्टर की बात कर रहे हैं ना हमने, डिस्टेंस के ऊपर जब हमने करनी होती है कम्युनिकेशन, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्यूनलिंग। तो वहाँ पर हमने यही पढ़ा था ना कि हमने दूर दूर कम्युनिकेशन करनी होती है। तो जब हमारा जो दो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स दूर बैठे हों, फॉर एग्जांपल एक अमेरिका में है और एक पाकिस्तान में है, तो जब उन्होंने काम करना हो, आपस में कम्युनिकेशन करनी हो, तो तब वो ट्यूनलिंग वगैरह को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है दैट इज़ DVMRP। अब हमारे पास है कोर बेस्ड ट्रीज, तो जिसको हम CBT भी कहते हैं। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि ये मल्टीकास्टिंग की एक ऐसी स्कीम है जिसमें प्रोटोकॉल का सॉफ्टवेयर एक सेंट्रल पॉइंट से डिलीवरी का एक डिलीवरी ट्री बना लेता है। सेंट्रल पॉइंट से ही वो डिलीवरी को स्टार्ट करता है। व्हेन अ यूजर ज्वाइंस अ ग्रुप, तो जब कोई न्यू यूजर इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो रोटर इस सेंट्रल पॉइंट की तरफ एक मैसेज भेजता है ताकि करीब तरीन जितने भी रोटर्स हैं उनको तलाश किया जा सके। ठीक है, जो जितने भी उसके नियरेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्टिव हो सकें। तो बिल्कुल इसी तरह के जब भी आप स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप किसी ग्रुप के अंदर ऐड हैं, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल डेट शीट का लिंक ओपन होता है, तो आप क्या करते हैं, उसको सेंड कर देते हैं अपने आसपास के फ्रेंड्स तक, अपने फेलोज के साथ। तो यही काम करता है CBT। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट स्पेयर मोड। तो PIM SP भी हम इसको कहते हैं। अच्छा जी, ये ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, मैंने ऊपर भी जिक्र किया है कि बस ऐसे ही हैं ये। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे ना वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिकली ये प्रोटोकॉल मल्टीकास्टिंग की जो रूटिंग होती है उसको, रूटिंग ट्री होता है बेसिकली, उसको क्या करता है, बिल्कुल CBT वाली अप्रोच को इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसके बनाने वालों ने इसे प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ भी दिया था। ठीक है, लो जब इन्होंने बनाया था ना तो उसको वो क्या कह रहे थे, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट का वर्ड भी इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे हमें इस चीज़ को बहुत ईजी हो जाता है समझना कि मल्टीकास्ट फॉरवर्डिंग बनाते वक्त अगर रिमोट, जितनी भी हमारी रिमोट डेस्टिनेशंस हैं उनसे कंटेक्ट करने के लिए तमाम यूनिकास्ट प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि PIMSP किसी भी स्पेसिफिक यूनिकास्ट प्रोटोकॉल, जैसे हमारे पास OSPF हमने ऊपर डिस्कस किया था, यानी इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसकी आसान सी मिसाल, बहुत आसान, कि अपने नेटवर्क ISPs को हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़ा हमारे पास नेटवर्क है, क्योंकि ये बहुत PIM एंड SP में जो हमारी इंटरनल रूटिंग होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा लचकदार था। ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोटोकॉल है ISP वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहा था हमारे PIMS के लिए। तो चाहे वो ये प्रोटोकॉल इन ISP को इस्तेमाल करके बना रहा हो या OSPF को बनाकर इस्तेमाल कर रहा हो, इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। जैसे अब हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि छोटी सी मिसाल, अगर आपके व्यू ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए
हाँ जी, तो जब आप किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड होते हैं, जैसे आपके वीओ के ग्रुप्स, तो आप सिर्फ़ इस बेस पर ऐड होते हैं कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है? इस चीज़ से कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, जहाँ से भी हैं, तो आप उस ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जो ग्रुप बनाया था, तो मैटर नहीं करता था आप किस सिटी से हैं, लेकिन ये मैटर करता था कि आप ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट हैं या नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह होता है, ठीक है? प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट डेंस मोड। तो डेंस मोड के अंदर क्या होता है, हमने ऊपर जो मोड था, एसएम मोड को पढ़ा। तो ये प्रोटोकॉल स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे एक हमारा अदारा होता है ना, एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता था। पीआईएम डीएम इस्तेमाल करने वाले रूटर्स मल्टीकास्ट पैकेट्स को बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म करते थे, ठीक है? उनकी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी लोकेशंस हैं, उन पर या तो वो ब्रॉडकास्ट करते थे या फिर फ्लड कर देते थे, यानी कि फैला देते थे, वो सेंड कर देते थे हर एक को। हर वो रोटर जिसके पास इस स्पेसिफिक ग्रुप का कोई मेंबर नहीं होता, वो मल्टीकास्ट रूटिंग ट्री को पॉन करने के लिए वापस एक मैसेज भेजता है, यानी कि पैकेट्स का जो बहाव बहाव है उसको रोक दो। जिस तरह आप अपने ग्रुप को जब एग्जिट करते हैं, तो आप यही मैसेज करते हैं ना, मतलब आपका जो नेटवर्क है ना, वो यही रिक्वायरमेंट सेट कर देता है कि बंदा ये लेफ्ट कर चुका है, तो इस तक अब कोई मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है? इस ग्रुप के अंदर जो भी हो रहा है, इससे इसका कोई भी लिंक नहीं है। तो सेम वही काम हो रहा होता है यहाँ पर भी। ये स्कीम थोड़ी देर के लिए चलने वाले शॉर्ट लाइव्ड मल्टीकास्ट सेशंस के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले ही कोई लंबा सेटअप नहीं बनाना पड़ता, बिल्कुल शॉर्ट सा सेटअप होता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है MOSPF। तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम हाइलाइट भी करते हैं कि ये भी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही डिज़ाइन किया गया था। और एमओएसपी दरअसल ओएसपी प्रोटोकॉल की ही बुनियाद पर बनाया गया था, ठीक है? और ये इसी के जो बेसिक हमारे पास कंसेप्ट्स थे और फैसिलिटीज़ थी, उनको रीयूज़ करता था। और इसके साथ-साथ स्टूडेंट्स, ये हमने जो तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, उनको सिर्फ़ हमने पढ़ा है, तो बस आपने इसको याद नहीं करना। तो इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ऊपर जितने भी प्रोटोकॉल मेंशन किए गए हैं, उनमें से कोई भी तमाम सर्कमस्टांसेस के लिए बेस्ट नहीं है। तो जब ये बेस्ट ही नहीं है, तो फिर हमें क्यों पढ़ाया गया? चलिए छोड़ें। तो अब हमारे पास है क्लाइंट सर्वर इंटरैक्शन, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये कंसेप्ट है। देखिए, अगरचा इंटरनेट सिस्टम हमें बुनियादी कम्युनिकेशंस जो सर्विस है वो फ़राहम करता है, लेकिन प्रोटोकॉल का सॉफ्टवेयर खुद से किसी रिमोट कंप्यूटर के साथ इनिशियलाइज़ नहीं कर सकता, और ना ही कोई किसी को एक्सेप्ट कर सकता है। ये चीज़ है ना कि बिना हमारा जो इंटरेक्शन है, या फिर बिना किसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के हम किसी भी कंप्यूटर के कॉन्टैक्ट को ना तो सेव करते हैं, और ना ही हम उसको टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? जब भी हमने किसी को कोई मैसेज करना होता है, तो ये पता होना ज़रूरी है कि सामने कौन है, ठीक है? या फिर हमारे पास जिसका मैसेज आता है, तो उसको सेव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन है। तो इंस्टेड ऑफ 2 एप्लीकेशंस मस्ट पार्टिसिपेट इन कम्युनिकेशन। तो बजाय इसके कि वो जो कम्युनिकेशंस हो रही हैं, वो एक दूसरे के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हों। तो जब जब भी किसी भी कम्युनिकेशन में 2 एप्लीकेशंस प्रोग्राम का हिस्सा लेना लाज़मी हो, तो एप्लीकेशन राब्ते का आगाज़ करती हैं, और फिर दूसरी जो एप्लीकेशन होती है, वो उसको एक्सेप्ट करती है। वही चीज़ कि आप जैसे मुझे टेक्स्ट करें किसी पोर्टल के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो पहले तो यही आप मेक श्योर करते हैं कि आप किसको टेक्स्ट कर रहे हैं। तो देन फिर मैं अपनी एंड पर क्या करती हूँ कि देखती हूँ कि आपकी जो क्यूरी है वो स्टूडेंट्स वाली है, तो देन फिर मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, और एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट है कि हाउ टू एप्लीकेशन प्रोग्राम मेक कॉन्टैक्ट। तो यही चीज़ कि किस तरह से वो कॉन्टैक्ट करते हैं। 2 एप्लीकेशंस प्रोग्राम कुछ इस तरह से कॉन्टैक्ट करते हैं कि एक एप्लीकेशन एक्टिवली तौर पर पहले चलना शुरू करती है, और दूसरी एप्लीकेशन पहले से जो हमारी रिक्वायर्ड होती है ना, पहले से तयशुदा पैसिव होकर इंतज़ार करती हैं। इस पूरे अमल को हम क्लाइंट सर्वर इंटरैक्शन कहते हैं। सिंपल सी चीज़, ठीक है? क्या होता है कि एक एप्लीकेशन चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेक्स्ट कर दिया, तो आप एक्टिव हुए, और फिर अब मैंने उसका रिप्लाई करना है ना, आपने जो चीज़ की है, उसका मैंने रिप्लाई करना है, तो मैं पैसिवली उसको रीअरेंज करूँगी अपनी लोकेशन के ऊपर। इसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर इंटरैक्शन। और इसके साथ-साथ क्लाइंट सर्वर या पैराडाइम क्या होती है कि नेटवर्क की तमाम एप्लीकेशन यही मॉडल इस्तेमाल करती हैं। जो प्रोग्राम इंतज़ार कर रहा होता है, वो पैसिव होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं, ठीक है?
और जो प्रोग्राम राब्ता कर रहा होता है वो एक्टिव प्रोग्राम होता है जिसे हम क्लाइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपकी जो यूट्यूब है ना वो इंतज़ार कर रही है कि आप कब आएँ और वहाँ पर आकर कुछ सर्च करना स्टार्ट कर दें। तो फिर क्लाइंट कौन हुआ? आपकी यूट्यूब, आपकी गूगल सॉरी सर्वर कौन हुआ? आपका यूट्यूब, आपकी गूगल और फिर क्लाइंट कौन हुआ? आप क्योंकि आपने आकर कोई क्यूरी डालनी है तभी तो उसने रिप्लाई करना है, ठीक है? तो अब आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हमारे क्लाइंट्स की, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी आम सी एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है? और ये हमारे पास टेम्परेरी क्लाइंट बनता है। इसके अलावा ये क्लाइंट होने के साथ-साथ इस सिस्टम पर दूसरे काम भी परफ़ॉर्म कर सकता है, जैसे कंप्यूटेशन। जैसे आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं और उसके साथ-साथ आप या फॉर एग्जांपल सॉन्ग भी सुन रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इट इन्वॉक्ड डायरेक्टली बाय द यूज़र। तो ये यूज़र के अपने लोकल कंप्यूटर पर चलता है और ये क्या करता है एक्टिवली सर्वर के साथ राब्ता करता है और ये एक वक़्त में आम तौर पर एक ही सर्वर से राब्ता करता है, ठीक है? एक ही सर्वर के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा होता है। मतलब यहाँ पर जो उनकी मिसाल है ना, आपका कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप होता है वो है और जिसे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वो पता नहीं कहाँ पर पड़ा एक बड़ा सिस्टम होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि इट कनेक्ट द वन टाइम सर्वर, ठीक है? एक टाइम में वो एक के साथ ही कनेक्ट करता है, जबकि सर्वर क्या होता है, ये एक स्पेशल पर्पस प्रिविलेज्ड प्रोग्राम होता है जो डेडिकेट किया जाता है किसी एक सर्विस के लिए, जैसे चैट जीपीटी, जैसे जेमिनी। तो वो किसके लिए है कि आप वो चैट बोट्स हैं बेसिकली। आजकल तो उनके इतने अच्छे फीचर्स हो गए हैं कि वो चैट बोट से बढ़कर जेनेटिक की तरफ हमारे पास जो एजेंटिक होती है ना उसकी तरफ से आ रही हैं। इट कैन हैंडल मल्टीपल रिमोट क्लाइंट सिमुलेटेनियसली। तो वो रिमोट को जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी एक्सेस करता है या उनको रिप्लाई करता है, हैंडल करता है, इन्वोक करता है ऑटोमेटिकली। एंड व्हेन द सिस्टम बूस्ट, जब हम बूट करते हैं अपने सिस्टम को, ये इन्वोक हो जाता है, ये एग्जीक्यूट होता है फॉरएवर। इट नीड पावरफुल कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जी हाँ, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी पावरफुल होना चाहिए और कंप्यूटर भी पावरफुल होना चाहिए क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। इट वेट्स फॉर द क्लाइंट कंटेंट, ये कॉन्टैक्ट का वेट करता है और इट एक्सेप्ट फ्रॉम द आर्बिट्रेरी क्लाइंट। तो फिर ये किसी भी क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो ले लेता है, ठीक है? आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, आप आपके दोस्त अपने फ़ोन से कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ से इसका कोई लिंक नहीं होता, ठीक है? फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। तो हमारी जो क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन होती है वो किस तरह से होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स के साथ? ज़्यादातर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो एक क्लाइंट और एक सर्वर आपस में बातचीत करने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप और आपके दोस्त ने लाहौर जाना है, ठीक है? तो आप किसको यूज़ करेंगे? आप किसी बस को यूज़ करेंगे ना? तो बिल्कुल इसी तरह या फिर आपके दोस्त ने लाहौर से कराची आना है और आपने कराची से लाहौर जाना है, तो आप किसको यूज़ करेंगे? किसी एक ट्रांसपोर्ट बस को ही। तो इसी चीज़ से आप याद रख सकते हैं कि क्लाइंट और सर्वर हमेशा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। और इसी तरह यहाँ पर आप इसकी कम्युनिकेशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लाइंट्स अक्रॉस द इंटरनेट शोन, ठीक है? और नेक्स्ट तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। लेक्चर नंबर 45 के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आप पोर्टल बाय करते हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी गाइडेंस की, वो तमाम चीज़ें मैंने पहले से ही उसी तरह अरेंज की हुई हैं। और अगर आप बुक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हैंडआउट आपको चाहिए तो वो भी मैं बताऊँगी आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक को छोड़ें और किसको करें और कैसे करें। कीप ऑन वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।